तो बोलो कल के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट स्टार्ट किया था, याद है क्या? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कौन से खर्चे आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज वेल एज फैक्ट्री ओवरहेड, याद है क्या? डायरेक्ट एंड फैक्ट्री। डायरेक्ट में क्या आता है? मटेरियल। मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे, याद है क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम, हाँ कैसे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, याद है क्या? इससे क्या मिला था हमें? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या मिला था? रॉ मटेरियल कंज्यूम। बराबर। मैंने आपको मटेरियल की कैटेगरी बताई थी, 3 कैटेगरी। रॉ मटेरियल, दूसरा क्या था? वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल मतलब क्या? हाँ। स्टार्टिंग में क्या होता है? रॉ मटेरियल, बाद में वर्क इन प्रोग्रेस। आ रहा है, याद है क्या? हाँ आ रहा है, तब वो क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। और जब बनता है तब फिनिश गुड्स। बराबर, आ गया, हाँ ठीक है, आने वाला है, आ रहा है और आ गया। बराबर। तो प्रोडक्ट बन के आने वाला है तो हम क्या बोलेंगे? बन के आने वाला है, अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया तो वो रॉ मटेरियल है। और जब प्रोसेस स्टार्ट कर दी, प्रोसेस स्टार्ट हो गई, तो ये क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। जब प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो फिनिश गुड्स। याद है मैंने आपको बोला था रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो क्या, कब निकाल कब यूज करते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम, और ये मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस का क्या होता है? कहां पे आता है वर्क इन प्रोग्रेस? क्या वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है या ट्रेडिंग अकाउंट में? वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है या ट्रेडिंग में? मैन्युफैक्चरिंग। क्यों? क्योंकि अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है, वो मैन्युफैक्चर होके बेचने के लिए फिनिश गुड्स करके आएगा। बराबर। तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक हम ऐड करते हैं डेबिट साइड पे और क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं, याद है? उसके बाद में हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जितना बैलेंस है वो कहां पे ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या बनता है? इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स। आवाज नहीं आया? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। बराबर। वो प्रोड्यूस किए हुए गुड्स कहां पे रखेंगे? बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बेचने के लिए रख देंगे। क्लियर? तो वहां पे क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्रेडिट होकर ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे आ जाएगा। ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक, बराबर, और क्या? परचेस। परचेस कौन से? फिनिश गुड्स, याद है ना? अगर आपने रॉ मटेरियल परचेस किए तो कहां पे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। फिनिश गुड्स परचेस किए तो ही यहां पे आ जाएंगे। क्लियर? उसके बाद में क्या? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बैलेंस आ गया, गुड्स आ गए, और एक्सपेंसेस ऑन परचेस ऑफ फिनिश गुड्स। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? सेल्स, बराबर, और बाद में क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और अदर सेल छोड़ के अदर रीजन के लिए गुड्स यूज किए होंगे, फ्री सैंपल, बाद में क्या? लॉस बाय फायर, ड्राइंग्स, तो वो भी क्रेडिट साइड पे दिखना चाहिए। इसका मैंने आपको लॉजिक बताया था। एक्चुअली जब गुड्स जाते हैं सेल छोड़ के किसी पर्पस के लिए तो वो होना चाहिए परचेस को क्रेडिट। बट जो कि आपने परचेस को क्रेडिट नहीं किया तो अभी परचेस कहां पे दिख रहा है? डेबिट साइड पे। ठीक है, तो उससे एडजस्ट करने के लिए क्या कर दो? क्रेडिट साइड पे दिखा दो। बाय फ्री सैंपल वगैरह ये हम दिखाते थे। लॉजिकली ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आना चाहिए? सिर्फ सेल्स आना चाहिए। बट जो एडजस्टमेंट्स आपने परचेस के अगेंस्ट नहीं किए वो आपको परचेस से एडजस्ट करने, तो अभी परचेस कहां पे दिख रहा है? डेबिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे लिखने से वो माइनस हो जाता है। बाद में जो भी जीपी आएगा वो जीपी कहां पे जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट में जीपी दिखाई देगा बाय जीपी क्रेडिट साइड पे। मतलब मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में कहां पे आ गया? डिफरेंस डेबिट साइड पे, वो ट्रांसफर कर दिया। ये बंद कर दो। ये तो बंद ही नहीं हुआ। हाँ ठीक है, चलो। हाँ तो बोलो पीएनएल अकाउंट में आएगा। पीएनएल अकाउंट में कौन से खर्चे माइनस किए जाए? डेबिट किए जाएंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग। ये खर्चे डेबिट करने के बाद में बचेगा नेट प्रॉफिट। बराबर। कल हमने एक प्रॉब्लम के बारे में जस्ट डिस्कशन भी किया था, जस्ट देखा था प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम
देखो अभी हम कौन से पार्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में। अभी तक हमने नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला स्टार्ट नहीं किया है, बट नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला इसके कंपैरिजन में बहुत आसान है, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ लिया, ट्रेडिंग पढ़ लिया और P&L। आपको नॉन मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बनाना नहीं है। नीचे का ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट तो क्या रहता है, सेम ही रहता है, इस वजह से वहां पे इतनी दिक्कत कुछ भी नहीं है। चलो क्वेश्चन 1 देख लो, कौन सा अकाउंट बनाना है, कौन सा, मनु अकाउंट। उसे बुला देंगे शॉर्ट में, आ गया। मुझे भी कोई तो बुलाता है, बट मैं बोलूंगा नहीं, नहीं तो आप बाद में आप अपने बीच की बात नहीं चाहिए मुझे। हाँ आगे, अपने बीच की बात बहुत डेंजर होती है। हाँ, अपने बीच की बात पूरे गांव को पता चलती है बाद में। हाँ सही बात है। चलो अकाउंट बना लो, बन गया। कौन सा अकाउंट बनाना है, चलो एकदम फास्ट, अपने हाथ फटाफट हिलाओ। प्रजय चलो देखो, मेरा तो हो भी गया। अकाउंट बना के हो गया मेरा। हाँ, कृष्णा को क्या हो रहा है, एक्साइटमेंट। चलो बोलो, ओपनिंग स्टॉक कहां पे लिखे, अरे इतना चिल्ला के क्या फायदा, आप आपकी स्पीड से ही वहां पे जा रहे हो। हाँ, इन द बुक्स ऑफ विमल, बोलो जुमा केसरी, हो गया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फॉर द ओपनिंग स्टॉक कहां पे लिखना है, ओपनिंग स्टॉक कौन सा है, वर्क इन प्रोग्रेस, बराबर। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे, वहीं से ही क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो पहले मैं कुछ लाइन छोड़ दूंगा रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम पहले आना ज्यादा सही होगा। ओके, तो इस वजह से पहले कुछ लाइन में छोड़ूंगा और बाद में लिखूंगा टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इनर कॉलम में लिख दूंगा। मैंने आपको पहले ही बोला, ये क्रेडिट साइड पे लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट साइड पे भी लिख सकते हो। क्या ज्यादा आपको ठीक लगता है, कहां पे लिखे, यहीं से माइनस कर दे। माइनस करना मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, रीजन क्या है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, और वहां से माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिखाना, उससे बेटर कि बाय क्लोजिंग स्टॉक, जैसा हम रेगुलर पैटर्न फॉलो करते थे वैसा फॉलो करना मतलब बेटर रहेगा। मैंने आपको कल बताते वक्त बोला था, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ओपनिंग से माइनस कर दो इमीडिएटली, या फिर क्रेडिट साइड पे लिख दो। लेकिन रॉ मटेरियल कंज्यूम में तो हमेशा वहीं से माइनस करना, क्योंकि हम क्या निकल रहे हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम तब तक नहीं आएगा जब तक क्लोजिंग माइनस नहीं होता, तो वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। बट ये तो ये आइटम हम इंडिविजुअली लिख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, इसमें कोई रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं, टू ओपनिंग क्या, ओपनिंग WIP मतलब क्या, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब
आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, हाँ ठीक है। बोलो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 16,000। कितने यूनिट्स है? 10,000 यूनिट्स है। आगे बोलो बाय बाय क्लोजिंग कितना है? कितने यूनिट्स है? बोलो ना। 12,000 यूनिट्स। आगे बोलो रॉ मटेरियल ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, परचेज दिया है, तो हम क्या करेंगे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्या कर देंगे? क्लोजिंग। तब जाके हमें क्या मिलेगा? बोलो, आवाज नहीं आ रहा। रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो यहां पर लिखो टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। कैसे निकालेंगे? तो उसमें ओपनिंग कितना? 1 लाख। ये कौन सा ओपनिंग इसका? सिर्फ रॉ मटेरियल का। बाद में परचेस कितना? बोलो 8,20,000 माइनस क्लोजिंग। कुछ एक्सपेंसेस बताए क्या? एक्सपेंसेस ऑन परचेस कुछ है क्या? कैरेज इनवर्ड, गुड्स लाने का खर्चा कुछ बताया क्या? नहीं बताया। तो क्लोजिंग कितना है? बोलो तो कितना आएगा? बोलो बोलो कितना आता है? कितना आता है? 8 लाख। करेक्ट है। कितना आता है? 8 लाख। दिस इज रॉ मटेरियल कंज्यूम। अभी आपने, मैंने यहां से माइनस क्यों किया? समझ में आया क्या? मुझे हेडिंग किसकी थी? टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। कितना यूज किया? जब तक मैं क्लोजिंग माइनस नहीं करूंगा तब तक यूज कितना किया कैसे पता चलेगा? क्लोजिंग तो यूज नहीं हुआ है ना, तो वो माइनस करके पता चलेगा कितना यूज किया है। इस वजह से यहीं से ही माइनस किया। बट आप फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग डेबिट साइड पे लिख के क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग लिखोगे। ये ज्यादा मतलब क्या है कि अप्रोप्रिएट है। वहां से माइनस किया तो भी आंसर चेंज नहीं होगा। ये अल्टीमेटली एक साइड ये टोटल लेके दूसरी साइड के क्या करते हैं हम? माइनस ही करते हैं ना। तो अपोजिट साइड पे लिख के भी आंसर वही आने वाला है। बोलो आगे क्या करना है? देखो ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा, परचेस लिखा। हायर चार्जेस ऑफ मशीन, मशीन के चार्जेस जो है वो 60 पर यूनिट, 60.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। कितने गुड्स मैन्युफैक्चर किए? इसके कितना? 0.60। अभी आप मुझे बताओ कितने गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं? क्या हो गया? 5 लाख। 5 लाख नीचे क्या दिया? यूनिट्स प्रोड्यूस 5 लाख। 5 लाख प्रोड्यूस हो गए। 5 लाख का 0.60 कितना आता है? 3 लाख। तो चलो लिखो यहां पे 2 डन। आगे और क्या है? डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड एट 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं? हाँ 5 लाख। उसका कितना? 0.80। और उन्होंने क्या बोला है? 0.40 किसका? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। मतलब क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है? पॉइंट 40 ऑफ 12,000 ना, 4,800। तो यहां पर लिखना 2 वेजेस। ध्यान देना वेजेस
कैसे लिखोगे? क्या बोला उन्होंने? जितना मैन्युफैक्चर किया उसका ₹0.80, तो 5 लाख मैन्युफैक्चर किया ना, उसका कितना? 0.80 कितना आता है? कितना आता है? 4 लाख। और दूसरा क्या, जितना क्लोजिंग WIP है 20,000 ना, नहीं सॉरी 12,000 यूनिट्स है ना, 20,000 वैल्यूएशन है ऐसे उसकी, 20,000 यूनिट्स इनटू 0.40 कितना आता है? 4,000। तो कितना आता है? 4 लाख 4,800, 4 लाख 4,800। चार लाख 4,800। डन। और कुछ? डायरेक्ट वेजेस हो गया। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और कुछ बाकी है? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, क्लोजिंग हो गया, बाद में ये क्या लिखा है? हायर चार्जेस फैक्ट्री बोला है, मतलब फैक्ट्री का रेंट हम कह सकते हैं, बराबर? फैक्ट्री रेंट हम कह सकते हैं टू हो गया। चलो अभी देखो, ध्यान देना सभी, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, मतलब डेबिट साइड पे हमने क्या लिखा है? कितने खर्च किए, किसके लिए? क्या हो गया? नींद नहीं हुई रात को? हाँ हुई थी फिर भी? ये तो ठीक है। चलो, तो डेबिट साइड पे हमने क्या लिखा? गुड्स बनाने के लिए क्या क्या खर्च हो गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, बाद में वर्क इन प्रोग्रेस जो ओपनिंग में था वो भी इस साल यूज किया, बाद में फैक्ट्री रेंट दे दिया, मशीनरी के हायर चार्जेस दे दिए, ये सभी हमने डेबिट साइड पे लिखा। और जो अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ वो क्रेडिट साइड पे लिखा। इसका मतलब ये प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? बाकी बचा हुआ प्रोड्यूस किया है, बराबर? मतलब ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड। तो टोटल कितनी आ रही है डेबिट साइड की? वाव, कैसे एकदम अच्छे बच्चों की तरह बोल रहे हैं। 19,20,800। और जो बैलेंस आएगा वो कहां पे जाएगा? ये क्या पूरा हो गया ना, कंप्लीट हो गया, वो कहां पे जाएगा? बेचने के लिए। मतलब कौन से अकाउंट में जाएगा बेचने के लिए? ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। बैलेंसिंग क्या लिखना है? BF। BF मतलब BF। आगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना? 19,800। 19,800। चलो 19,800 है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है क्या? नहीं, कुछ नहीं बोला है। अला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हो गया। मिस्टर पंकज runs a factory which produces motor spares of export quality। एक्सपोर्ट क्वालिटी की मोटर स्पेयर बनाते हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स were obtained about his manufacturing expenses। WIP कितना है? ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, कहां पे लिखना है? ओपनिंग। ओपनिंग कहां पे लिखना है? डेबिट साइड पे। क्लोजिंग कहां पे लिखना है? क्रेडिट साइड पे। देखो
कहां पे लिखना है ये तो इजीली याद हो जाता है, बट उसके लॉजिक याद रखना। लॉजिक क्या है? क्लोजिंग क्यों लिखता है? क्योंकि डेबिट साइड पे सभी खर्चे, गुड्स बनाने के सभी खर्चे लिखे हैं, और जो हमने सच में बनाए नहीं है वो कॉस्ट से एक्सक्लूड हो जाए, इस वजह से क्रेडिट साइड पे हम उसे लिख देते हैं, बाद में वो माइनस हो जाएगा। करेक्ट है? तो बोलो, ओपनिंग और क्लोजिंग है, बाद में रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का परचेस है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, रिटर्न है। तो क्या करेंगे हम? इससे क्या निकालेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम, बाद में इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल कहां पे आता है? डायरेक्ट में तो नहीं आएगा, मतलब कहां पे आएगा ये? फैक्टरी एक्सपेंसेस में। आगे wages, direct, indirect expenses, royalty on production, बाद में repairs and maintenance, आगे क्या है? depreciation on factory shed और depreciation on plant and machinery, buy product at selling price. What is buy product? और एक प्रोडक्ट बन गया, मतलब क्या? ऐसा प्रोडक्ट जिससे बनाने का इंटेंशन नहीं था बट वो बन गया। कुछ भी नहीं है, यही है उसका, इन्होंने भी वही एक्सप्लेन किया अभी, मैंने नहीं बोला, आपने भी वही बोला ना, ठीक है? मतलब इट वाज नॉट इंटेंडेड टू प्रोड्यूस बट वो प्रोड्यूस हो गया, इससे हम क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट बना देते तब एक साथ में और एक प्रोडक्ट बन गया। ये तो अलग से हमेशा अलग ही मूड में मतलब रहता है। मैंने करेक्ट बोला, जैसा डिफाइन किया वैसे मैंने बोल दिया, ठीक है? मैं कभी गलत बोलता हूं नहीं ना? हाँ, एक भी शब्द यहां वहां पे नहीं, जैसा डिफाइन किया वैसे मैंने बोला। आगे मैंने क्या डिफाइन किया? प्रोडक्ट। आगे यू विल गेट द प्रोडक्ट व्हाइल प्रोड्यूसिंग द अदर प्रोडक्ट, मतलब इंटेंडेड प्रोडक्ट जो था, जो बनाएंगे वो अलग था और ये साथ में बन गया, इसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। और जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है? जॉइंट प्रोडक्ट दो, अभी यहां पे बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट ये दोनों साथ में समझते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट जो है ये जनरली आपको आएगा नहीं कहीं पे, क्लियर? इंटरमीडिएट में वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में ये आपको पढ़ना पड़ेगा जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है। पर थोड़ा सा आइडिया देता हूं, जॉइंट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? हम जब बना रहे थे गुड्स, ध्यान दो, जब गुड्स बना रहे थे तब हमारे दिमाग में चल रहा था कि ये दोनों गुड्स बनाने हैं, क्योंकि दोनों गुड्स की वैल्यू सब्सटेंशियल है, तो उस केस में ये होता है जॉइंट प्रोडक्ट। और हमारे लिए मेन गुड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर बनाना, ओके, ये अपना मेन टारगेट है। और साथ में क्या है कि वो मोलासेस भी बनी जाते हैं। मोलासेस मतलब क्या? मोलासेस मतलब क्या? मड़ी, मतलब वो जो शुगर पूरा ये होने के बाद में वो बचता है ना, ठीक है? तो वो भी बेचा जा सकता है, बट उसकी वैल्यू ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा नहीं आते वो, मतलब मान सकते हैं पूरे प्रोडक्शन कॉस्ट का 1% वगैरह होगा या उससे भी कम होगा। तो ये क्या है? ये क्या है? जो मोलासेस मैंने बोला ये क्या है? बाय प्रोडक्ट है, ये जॉइंट प्रोडक्ट है? बाय प्रोडक्ट नहीं, बाय प्रोडक्ट। व्हाई इट इज बाय प्रोडक्ट? क्योंकि उसका उससे बनाने का इंटेंशन नहीं था, तो ये बाय प्रोडक्ट है। और आप अगर जॉइंट प्रोडक्ट की बात करते हो, उसका एग्जांपल, मतलब दोनों भी अपने लिए इंपॉर्टेंट थे और हमारा इंटेंशन, शक्कर बनाने के साथ मतलब गुड ना? हाँ, मिला, हाँ, मुझे जैकलिन सुनाई दिया। हाँ, जैगरी बोलना है क्या? जैकलिन मुझे सुनाई दिया। हाँ, गुड, ऐसा बोलो ना फिर इंग्लिश में, गुड। हाँ, चलो, तो ध्यान देना, अगर आप शुगर बनाते हो तो उसके साथ साथ उन्होंने बोला गुड़, या दूसरा वहां पे जैसे कि आप ये बनाते हो क्या? बटर, तो उसके साथ साथ छाछ, बटर मिल्क, बराबर? दोनों की भी वैल्यू वहां पे क्या होती है? सब्सटेंशियल होती है। बाहर बेचा गया तो अच्छे खासे पैसे मिलेंगे दोनों में भी, तो उस केस में इसे हम क्या बोलते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट। मतलब जब हम वो जो कंपनी है वो जब क्या बनाती है? बटर बनाती है, तो उस वक्त उनके दिमाग में ही होता है कि इससे जो बटर मिल्क आएगा वो बेचना है, मतलब उनका टारगेट दोनों तरफ वहां पे रहता है कि ये दोनों प्रोडक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए जॉइंट प्रोडक्ट। एंड वेयरएज कोई भी शुगर कंपनी मोलासेस के लिए वो प्रोसेस कभी नहीं चलाती, ठीक है? मोलासेस तो बच जाता ऑटोमेटिकली और वो बाद में बेच के कुछ पैसे आ जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बट कम पैसे आ जाते हैं, ठीक है? तो वो बनाने का कोई इंटेंशन नहीं था, वो बन गया, तो उसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट।
जब आप टारगेट सेट करके चलोगे ये दोनों बनाने हैं, तो ये क्या क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट। और टारगेट एक ही था, एक ही बनाने का, बट दो बन गए, तो बाय प्रोडक्ट। याद रहेगा? क्लियर? ऐसा भी हो सकता है टारगेट एक ही था बट तीन बन गए। ओके, अरे हाँ, तो चलो, तो उस केस में वहां पे क्या कह सकते हैं? ठीक है। हंसते क्यों हर एक बात पे, पता नहीं। हाँ, चलो, हंसना अच्छी बात है, ठीक है, हंसते रहो। हाँ बोलो सभी लोग। बाय प्रोडक्ट बेच के कुछ पैसा आ गया, बाय प्रोडक्ट बेच के कुछ पैसे आ गए। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं ना दूसरे वर्ड्स में, बाय प्रोडक्ट इज नथिंग बट इन शॉर्ट स्क्रैप जैसा ही उसका इफेक्ट है। क्योंकि वो जो मोलासिस है वो क्या है, कोई प्रोडक्ट है क्या? नहीं, वो इन शॉर्ट वो प्रोसेस से निकला हुआ स्क्रैप है, ऐसा हम अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं। क्लियर? सो बाय प्रोडक्ट बेच के जो पैसा आ गया उसका क्या करना है? क्या करना है? उससे ट्रेडिंग अकाउंट में सेल करके दिखाए, या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख के उससे कॉस्ट थोड़ी कम हो गई ऐसा दिखाए। क्या ज्यादा सही है? क्या इसे बेचना था? ये ट्रेडिंग के लिए रखे हैं? नहीं। तो इसे डायरेक्टली हमने पढ़ा भी था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के फॉर्मेट में, क्रेडिट साइड पे बाय क्या स्क्रैप सेल हो गया वो लिखता है, वैसे वैसे क्या लिखना है, बाय प्रोडक्ट लिख देना है। चलो फॉर्मेट बनाओ फटाफट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या हो गया? वुमन क्यों नहीं बोला? क्या वही बोल रहे हो ना? मेंस को जरूरत पड़ती है परफेक्ट बनने की, आप तो पहले से ही परफेक्ट हो। मैंने बोला प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वो उसके ऊपर कमेंट करे वुमेन्स क्यों नहीं? तो मैंने बोला वुमेन्स तो पहले से ही परफेक्ट है। हाँ, 12 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ ठीक है, 12 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, मैम हमेशा बोलती है डर अच्छी बात है बट वो हस्बैंड के दिल में होना चाहिए। हाँ, तो चलो, क्या बताऊं मैं आपको अपने बारे में? ठीक है, चलो लिखा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। हाँ, कितना डेट क्या है? चलो बोलो, लिखो फटाफट। पहले के ओपनिंग स्टॉक डबल पहले ही लिख दो। चलो चलो लिखो फटाफट। ओपनिंग स्टॉक, अरे आपको क्या लगता है मैं 12 साल से पढ़ा हूं, पागल हूं? हाँ हाँ, अरे लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है? रॉ मटेरियल लिखा है?
सॉरी, मैंने आपकी 1 पैसे की इंक वेस्ट कर दी। 1 पैसे की इंक, हाँ, 1 पैसे लेके जाना मेरे पास से। टू ओपनिंग स्टॉक छुट्टा लेके आना, 1 पैसे लेके जाना। टू ओपनिंग स्टॉक कितना? चलो बोलो आगे। बाय क्लोजिंग, अभी ये तो क्रेडिट साइड पे लिखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना है? आगे बोलो। रॉ मटेरियल, काय चालू आहे का तुमचं? चलो ओपनिंग कितना? ओपनिंग 3 लाख। ओके, बाद में क्या लिखोगे? परचेस कितना? 12 लाख 10,000। बाद में रिटर्न है ना, माइनस क्या करोगे? रिटर्न कितना? क्लोजिंग है ना अभी? कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक? 3 लाख। बोलो कितना है आउटर कॉलम में? 11 लाख 84 ना। हाँ चलो बोलो, हो गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम, इनडायरेक्ट मटेरियल ये फैक्ट्री में आता है, वो रॉ मटेरियल कंज्यूम में नहीं आता है। रॉ मटेरियल नहीं, मैंने आपको कल बोलते वक्त बोला था कि आप जब वेफर्स देखते हो तो आपको पोटैटो पोटैटो वो मतलब समझ में आता है, वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। और वो जो मशीन चल रही है उसको मान लो कि क्या है कि कॉटन लगता हो, ऑयल लगता हो मशीन ऑपरेटिंग के लिए, तो वो जो मटेरियल आप लेके आए, ठीक है, तो वो जो काला ऑयल मिलता है ना, ग्रीस, ठीक है, मतलब आप जब वेफर्स देखते हो तो ग्रीस दिखता है क्या आपको? दिखता है क्या? वाह क्या मस्त है ग्रीस, टेस्ट भी एकदम बटरी टेस्ट है उसकी। हाँ तो मतलब टेस्ट किया है हाँ तो मतलब ये जो ऑयल लेके आए आप मशीन के लिए, वो एक मटेरियल है, बराबर। वो मटेरियल कहां पे जाएगा? इनडायरेक्ट, क्योंकि आप ये जो वेफर्स देखते हो वो वेफर्स देख के आपको सिर्फ पोटैटो दिखाई देगा, इवन आप समझ सकते हो ऑयल भी है, ये डायरेक्ट मटेरियल है। बट थिंग इज दैट वो जो मशीन चलती है या जो भी मशीन ऑपरेट होती है, मे बी वो स्लाइसेस बनाने के लिए हो, जो भी प्रोसेस में वहां पे मशीन यूज होती हो, या वो बाद में लास्ट में पैक पैक बनते हैं ना, मतलब उसके, तो उसकी मशीन चलती होगी, आपने शायद से प्रोसेस देखी होगी, वो कंटिन्यूसली रोटेट होता है, तो उसमें फिल होता है, आगे चला जाता है, ठीक है। तो इस मशीन को ऑयल लगता है, तो ये मटेरियल ही है ऑयल। बट थिंग इज दैट ये ऑयल कहां पर डालेंगे हम? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब ये फैक्ट्री का खर्चा है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम नहीं डालते, इसे लेंगे बट अलग से ले लेंगे। डन। आगे चलो, आगे आपको वेजेस पता है कितना वेजेस? वेजेस डायरेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग दिए है ना, कितने? 2,10,000। डायरेक्ट वाले पहले लिख लो सभी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, कितना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस? उसमें रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है ना, ये रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन क्या है? पहले तो रॉयल्टी का मतलब क्या है? रॉयल्टी रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी क्या होती है? बोलो प्रोजेक्ट। रॉयल्टी पता नहीं? मानधन
टोल रॉयल्टी है। देखो ध्यान दो, यहां पे हमें रॉयल्टी का मीनिंग क्या क्या यूज किया? ब्रांड नेम यूज किया। अब ये देखो, आप अगर जनरली वैसे ही थोड़ा सा कुछ, प्रोडक्शन में क्या होता है, ध्यान दो, आपको अगर बुक्स प्रोड्यूस करने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी पब्लिश करने कंपनी, पब्लिशिंग कंपनी है, आपके पास अगर बुक हो तो उसके ऊपर लिखा होता है पब्लिश किसने किया, और वहां पे लिखा होता है ऑथर का नाम। ऑथर और पब्लिशर दोनों सेम होते हैं क्या? नहीं, जनरली अलग अलग होते हैं, बराबर। तो ये पब्लिशर्स क्या कहते हैं, ऑथर के पास जाते हैं, वो कहते हैं, मतलब ये ऑथर पब्लिशर के पास जाता है कि वो कहता है मैंने एक अच्छी किताब बनाई है, उसे पब्लिश करना है, मैं अकेले पब्लिश नहीं कर सकता, क्योंकि सिंपल बात है, सिर्फ प्रिंट करना नहीं, उसे मार्केट तक पहुंचाना भी है, सप्लाई भी करना है। तो पब्लिशर के पास जाके बोलता है कि ये बुक मैंने अच्छी बनाई है, आप उसे प्रोड्यूस करके भेज दो, और मुझे पर बुक 50 रुपीज दे दो या 20 रुपए दे दो, जो भी उनके बीच में डिसाइड। क्लियर? बाकी प्रॉफिट आप रख लेना। ओके, इतने में कितने में बेचोगे? 500 में, तो जो भी प्रॉफिट आएगा सिर्फ मुझे 20 रुपए दे दो पर बुक, और बाकी तुम रख लेना। मतलब उनके बीच में डिसाइड होगा 20 रुपए 50 रुपए जो भी है। तो ये जो 20 रुपए 50 रुपए उस किसे मिल रहे हैं? ऑथर को। ओके, जिसने लिखा है उसे वो 20 रुपए 50 रुपए पर प्रोडक्ट मिल रहे हैं, पर बुक मिल रहे हैं, वो उनके लिए, कंपनी के लिए क्या होगी? रॉयल्टी। मतलब आप अगर किसी के पास से मे बी पेटेंट मतलब कुछ इनोवेशन लेते हो, किसी के पास से डिजाइन बॉरो करते हो, ठीक है, या किसी का बुक मतलब या कंटेंट या सॉफ्टवेयर लेते हो, ठीक है, तो उस केस में आप उनको जो पेमेंट करते हो उससे बोला जाता है रॉयल्टी। क्या बोला जाएगा? रॉयल्टी। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया, और जिसे मिलता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया? इनकम हो गया। पहले आपके सिलेबस में रॉयल्टी है चैप्टर था, अभी अभी बीच में से ये निकाल दिया, आपके चैप्टर्स आपके सिलेबस से हटा दिया। बट रॉयल्टी इज नथिंग बट आपने कुछ प्रोडक्शन के लिए मे बी राइट्स लिए हो, प्रोडक्शन राइट्स या डिजाइन लिया हो, ओके, वो रेंट पे लिया, उसके बदले में जो भी पैसे देते हो आप, ये क्या होता है? रॉयल्टी होता है। डन? समझा? ठीक है। तो रॉयल्टी दिए बिना प्रोडक्शन हो सकता था क्या? मैंने अगर वो जो ऑथर है उसको पर बुक 50 नहीं दिए तो प्रोडक्शन हो सकता है क्या? नहीं। आप बुक देखते हो तो बुक में नाम अलग है और पब्लिशर अलग है, तो इमीडिएटली क्या पता चलता है? दैट पब्लिशर इज पेइंग रॉयल्टी टू ऑथर, राइट? तो उस केस में यहां पे ये कंपनी के लिए क्या बन गया? डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये किए बिना प्रोडक्शन नहीं होगा, ये मस्ट है प्रोडक्शन के लिए। समझ में आ गया? क्लियर? इसके अलावा प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। डन? इसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। कितना? 1,30,000 है ना? 1,30,000। बाद में आगे क्या हो गया? बाकी सभी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। या यहां पे क्या लिख सकते हो आप? फैक्ट्री। ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दूसरा नाम ओवरहेड है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो मैंने आपको बोला ऑयल, वेफर्स बनाए, ऑयल का याद रहेगा क्या? वेफर्स के लिए ऑयल लगाए, तो वो जो ऑयल लगाए खाने वाला, वो क्या है? डायरेक्ट है, ठीक है। बट वो मशीन चलाने के लिए जो ऑयल यूज किया गया, ग्रीस यूज किया है, वो क्या है? इनडायरेक्ट है। एक बार आपने एक दिन वहां पे वो मशीन में ऑयल या ग्रीस नहीं डाला तो चल सकता है, बट पोटैटो ऑयल नहीं है, मतलब उस पर्टिकुलर ऑयल से बनता हो तो आजकल वो पोटैटो मेरे हिसाब से क्या बेक करके भी आ जाते हैं, शायद से वेफर्स बेक करके भी आ जाते हैं, वो हो सकता है। बट आपकी प्रोसेस में वो ऑयल फ्राई वाला, मतलब फ्राई वाले वेफर्स है, तो उसमें ऑयल और पोटैटो का कंपल्शन है। मैं वेफर्स बनाऊंगा बट पोटैटो यूज नहीं करूंगा। केले, देखो ये लड़की, हाँ, कहां पे दिमाग चलता है। हाँ ठीक है, तो हाँ बोलो, आवाज नहीं आ, जोर से बोलना पड़ेगा। शांत रहो, शांत रहो। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में स्पेयर पार्ट्स, यहां तक आवाज नहीं पूछ रहे हैं। हाँ तो नहीं, मैंने आपको बोला कि मैंने एक एग्जांपल दिया बुक्स का रॉयल्टी के लिए, बट वहां पे मैंने पेटेंट या किसी की डिजाइन ले ली, ये भी मैंने आपको बोला ना।
मतलब नॉट नेसेसरी, ये तो बुक का सिर्फ एक मैंने एग्जांपल बता दिया आपको रॉयल्टी समझाने के लिए, बट वहां पे सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वहां पे किसी के पास से आपने डिजाइन बोरो की, किसी ने तो डिजाइन बनाई थी, वो डिजाइन आपको पसंद आ गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने ऐसा स्पेयर पार्ट बना लिया जिससे जो माइलेज है गाड़ी का वो 2 गुना हो जाता है, तो उसके पास से आपने वो डिजाइन बोरो कर ली, तो आप क्या करते हो, उसे पर बाइक प्रोडक्शन के पीछे कुछ पैसे दे दो, ठीक है, तो ये भी तो रॉयल्टी हो गई ना। तो रॉयल्टी वहां पे हो सकता है प्रोडक्शन में, मैंने सिर्फ वो बुक वाला एग्जांपल एक कोई तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैंने बता दिया। उसके साथ साथ मैंने बोलते वक्त भी बोला था क्या, कि आप बुक लेते हो या किसी के पास से डिजाइन लेते हो या किसी ने कोई इनोवेशन किया वो इनोवेशन आप बॉरो कर लेते हो, तो उसके बदले में जो पैसे देते हो वो क्या होता है, रॉयल्टी होता है, राइट। आगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्या क्या आएगा, अभी तक जो जो इनडायरेक्ट, कितना है इनडायरेक्ट मटेरियल, बोलो 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 बोलो, 16,000। आगे बोलो, इनडायरेक्ट वेजेस कितना, आगे बोलो, रिपेयर्स कितना है, रिपेयर्स, आगे बोलो, कितना डेप्रिसिएशन ऑन शेड, आगे बोलो, कितना 60 ना, ले लो टोटल, हाँ बोलो, हाँ 3,94,000। आगे क्रेडिट साइड पे क्या लिखा, क्लोजिंग तो लिखा ही है, बाय क्या बोलेंगे, बाय बाय प्रोडक्ट, बाय बाय प्रोडक्ट लिखा, बाय बाय प्रोडक्ट, कितना 20, तो चलो हो गया सब कुछ, नहीं सर बहुत कुछ बाकी है, टोटल लेना बाकी है, बैलेंस निकालना बाकी है। अरे तुम एक दिन आगे बैठे बाद में गायब, मैं ऐसे मुझे लगता है सभी स्टूडेंट की जगह चेंज करनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है आजकल। मतलब पीछे के दो यहाँ पे, यहाँ के दो पीछे, यहाँ के दो ऐसे, मतलब जोड़ियां तोड़ देनी है नहीं जुड़ी होनी, हम जहां जाते हैं वहीं जोड़ियां बना लेते हैं, करना चाहिए ना ऐसा, मतलब बातें डिस्टरबेंस कम हो जाएगी। हाँ रब ने बना दी जोड़ी, क्या 23 लाख, अब ये माइनस कर दिया जो इनकम आया है और जो बना ही नहीं है, तो क्या था, कहां पे जाएगा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ, कितना, हाँ 17,81,000।
डन। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइडेड बाय मिस शिवी। देखो, हो सकता है नाम, हर एक के नाम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना, कोई गलत बात नहीं इसमें। हाँ हाँ, चलो, related to 2016-17 there are certain figures missing, फिगर्स मिसिंग है कुछ, ओके, याद रखना, अंडरलाइन करना, फिगर्स मिसिंग। फ्रॉम दीज अकाउंट्स रॉ मटेरियल, तो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, क्रेडिटर्स मिसिंग है, क्रेडिटर्स मिसिंग है, ध्यान दो, क्रेडिटर्स मिसिंग है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्रेडिटर्स मिसिंग है, रॉ मटेरियल कंज्यूम ये तो निकाल लेंगे, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस एक्सपेंस ऑन परचेस माइनस परचेस रिटर्न माइनस क्लोजिंग, निकाल सकता है। क्या हो गया, आगे देख लेते क्या क्या दिया है। क्रेडिटर्स अकाउंट दिया है, बाद में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन परचेस ऑफ मशीनरी वर्थ रुपीज 10 लाख हैज बीन ओमिटेड, मतलब परचेस ऑफ मशीनरी, मशीन परचेस की थी 10 लाख की, जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए, मशीनरी चार्जेबल एट डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 10%, ये मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किया। आगे, वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग, पेड फैक्ट्री वर्कर्स 3 लाख, पेड लेबर एट ऑफिस 50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड फॉलोइंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 80,000 of which 30% pertain to ऑफिस, उसमें से 30% ऑफिस का है और 70% क्या है, फैक्ट्री का है, फ्यूल चार्जेस 20,000, फ्रेट इनवर्ड 35,000, डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, ओ ये डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर मतलब ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस नहीं है, डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर ये कौन से खर्च है, सेलिंग है, ये पीएनएल अकाउंट में जाता है, याद रखना, वहां पे लिख देना ये पीएनएल अकाउंट में जाएंगे, कितना है 20,000, कहां पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट में। You are required to prepare revised manufacturing account and raw material account, मतलब वो जो इनकम्प्लीट है, एकदम अधूरा अधूरा सा अकाउंट है, कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल, उसे आपको पूरा करना है, बराबर। तो चलो 2 अकाउंट बना लो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 लाइंस और रॉ मटेरियल अकाउंट 6 to 7 लाइंस।
जिनका हो गया फॉर्मेट बना के, किसका हो गया? पहले ढूंढो गलतियां क्या है। कुछ गलतियां है, मतलब गलतियां क्या है, मतलब वो ऊपर जो अकाउंट बनाया था ना, उसमें जो चीजें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए थी वो भी इंक्लूड दिया एडजस्टमेंट में, कुछ बातें बताई। एक तो क्लियरली पहला क्या है, डेप्रिसिएशन। एक मशीन छूट गई थी रिकॉर्ड करना, तो उसका मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी नहीं आया होगा। तो वैसे क्या क्या हुआ है मुझे बता देना सभी लोग, ये पहले देख लेना। क्वेश्चन में ही आपको बताया जाता है क्या करना है, तो क्वेश्चन सबसे पहले ठीक से पढ़ना पड़ेगा। हाँ चलो, डिसाइड हो गया किसको पीछे भेजना है अलग ग्रुप में। जिस समय किस बारे में? चलो, कुछ पता चला? क्या पता चला? हाँ, वेजेस। वेजेस क्या हो गए? हाँ, कितना? 50,000 है, वो इंक्लूड किया है क्या दोनों मिला के? सुना है क्या? अगर देखो लेबर्स और क्या बोल रहे हैं वहां पे, ऑफिस की जो 50,000 है वो भी इंक्लूड कर दिए, मिल रहा है क्या? क्योंकि वो आपको उन्होंने क्या बोला, रिवाइज करो, मतलब क्या, कुछ करेक्शन से उस करेक्शन को वहां पे क्या है कि आपको दिखा के अल्टीमेटली फाइनल आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनना चाहिए। तो और क्या मिला? डेप्रिसिएशन, राइट। एक एसेट जो है वो डेप्रिसिएशन उसका छूट गया 10%, वो मतलब एसेट रिकॉर्ड ही नहीं की तो उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं आया था। और बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या है? 30%, ये किसका है? ऑफिस का है, लोगों निकाल देना चाहिए। और क्या? डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, ये कौन से खर्चे हैं? पीएनएल अकाउंट के खर्चे हैं। ये कहां पे आ गए? कहां पे आ गए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड बोला है ना, तो उससे निकाल देने पड़ेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी और डिलीवरी में। बाद में वेजेस में दो इंक्लूड हो गए, फैक्ट्री वर्कर्स एंड लेबर्स एट ऑफिस, ऑफिस वाला निकाल देना चाहिए। सुना गया? ये जो 3.5 लाख है ऊपर देखो, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है उसमें 3.5 लाख लिखा है ना, तो गलत लिखा है, 50,000 लिखना नहीं चाहिए था। देख रहे हो सभी नोट्स में? ठीक है, नोट्स में 3.5 लाख मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिख रहा है, मिला। और नीचे क्या दिया, इसमें क्या इंक्लूड है? 3 लाख का फैक्ट्री वर्कर्स और 50,000 के ऑफिस वर्कर्स, उनका पेमेंट। तो ऑफिस वाला आना चाहिए था कि इसमें नहीं आना चाहिए था, तो उतना निकाल देंगे। बाद में क्या बोला, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड 80,000, लेकिन उसमें 30% ऑफिस का, ये निकाल देंगे 30%। और फ्रेट इनवर्ड ये ठीक है, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, ये सेलिंग एक्सपेंसेस से तो रहना नहीं चाहिए था, ये निकाल देना चाहिए था, तो ये भी हम निकाल देंगे। और बाद में सब कुछ होने के बाद में हम करेक्टेड रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लेंगे। तो चलो वर्किंग नोट उसमें आ जाओ, वर्किंग नोट्स। हाँ, फ्यूल चार्जेस, फ्यूल चार्जेस ना, तो फ्यूल चार्जेस ठीक है ना, फ्यूल चार्जेस अलग ही है ना।
लिखो चलो वर्किंग नोट पहली, करेक्ट या टोटल correct amount of depreciation, चलो बोलो डेप्रिसिएशन ठीक है। मैंने शायद से आपको बीच में बोला है कि मैं जब पढ़ाता हूं तब बात की, ठीक है, तो ऐसे बाहर निकाल दूंगा, बाद में अंदर आने के लिए शर्म आ जाएगी, ठीक है। मैं पहले ही बोल देता हूं, किसी को निकालने से पहले मैं वार्निंग देता हूं, इज्जत निकाल के बाहर भेज देता हूं, ठीक है। मतलब जो मुंह में आता है वो बोल दूंगा मैं, ठीक है। आपको बुरा लगेगा, रो दोगे, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। बट थिंग इज दैट जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं तब आपकी बातें बंद होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज मैं कभी बोलता नहीं हूं, क्योंकि बाकी आप अकेले नहीं हो, बाकी भी पढ़ रहे, ठीक है। तो उतना तो शर्म आनी चाहिए कि हम नहीं पढ़ रहे, बाकी तो पढ़ रहे, तो सभी लोगों के लिए, ठीक है। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं तो आवाज बंद होनी चाहिए, ठीक है। सो नॉट रिकॉर्डेड कितना आता है? 1 लाख। आगे तो ये 1 लाख, तो पहला कितना है? डेप्रिसिएशन ऑन 2 लाख प्लस ऑन न्यू कितना है? 3 लाख। हमारा तो नीचे ये भी डिस्कशन चल रहा था कि स्टूडेंट का जब क्लास में आते हैं तो मोबाइल डिपॉजिट करना और जाते वक्त ही यहां से मोबाइल लेके जाना है। ये भी हमारा चल रहा था डिस्कशन, आते ही डिपॉजिट करना और जब जाओगे तब लेके जाना, ठीक है। तो ये भी हमारा चल रहा था, तो आपको बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। चलो सेकंड, हाँ करेक्ट अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन मिला। सेकंड वेजेस का क्या है? तो फैक्टर वेजेस कितने हैं? तुम उसके बुक पे क्या लिख रहे हो? हाँ ठीक है, कल मैं अलग अलग जगह पे बैठा दूंगा ताकि ये दिक्कत ही ना आए, ठीक है। ऐसी जगह पे हर एक को बिठाया जाएगा, बाजू में बात करने की मनी ना कर। हाँ चलो, थर्ड, और जो सबसे ज्यादा बोलते हैं उससे तो बाजू में ही बिठा दूंगा यहाँ पे,
कैमरे के सामने। हाँ, उसको बिठाने यहाँ पे, नमन को। नमन है, जानवी है, श्रुति है यहाँ के, वहां पे मयूर है, वहां पे कृष्णा है। हाँ, वैसे इनको ऐसे पीछे, मेरे पीछे कैमरे के सामने है। चलो, नहीं यहाँ पे सामने दिखाई देता है ना, सामने टीवी है ना। हाँ, चलो थर्ड, आगे बोलो। एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना है टोटल? टोटल बोलो। हाँ, 2,44,000 माइनस क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये किसके? ऑफिस माइनस, और क्या नहीं आना चाहिए इसमें? डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर। ये कौन सा है? डिलीवरी चार्जेस, सेलिंग है ना, तो कितना आता है? तो ये दोनों माइनस करिए, बचा कितना? 2 लाख। बचा कितना? 2 लाख। अभी बोल रहा था मोबाइल डिपॉजिट करने के लिए, अभी बच गया। क्या टाइमिंग है मोबाइल का? हाँ, मैं मेरा भी मोबाइल डिपॉजिट कर दूंगा मेरे पास, डोंट वरी। हाँ, आप लोगों का मेरे पास डिपॉजिट होगा ना, मैं मेरा भी डिपॉजिट कर दूंगा। हाँ, ऐसी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, मुझे भी वही रूल एप्लीकेबल है जो आपको एप्लीकेबल है। आपको रूल वही एप्लीकेबल होगा ना, मेरे पास डिपॉजिट कर दो, तो मैं भी डिपॉजिट करने वाला हूँ। हाँ, मेरा भी। अच्छा, अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में देख लो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको कितना ट्रेडिंग, सॉरी, कितना ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया दिख रहा है? 17,94,000। तो ये कुछ चेंज होगा या नहीं होगा? ये करेक्शन के बाद में होगा, ठीक है। तो चलो पहले तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही कंप्लीट कर देते हैं, कुछ करेक्टेड इंफॉर्मेशन आ गई ना। पता है क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम? नहीं, जितना पता है उतना तो लिख दो, जो जो चीजें पता है। वेजेस कितना है? वेजेस वर्किंग नोट 2 में हमने बताया ना, कितना है? करेक्शन के बाद में 2, और क्या है? डेप्रिसिएशन कितना है? वर्किंग नोट कौन सा है? 1 ना, 3 लाख। अभी करेक्टेड लिख रहा है, जो सही है वो 2। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? 2 लाख। क्रेडिट साइड पे कुछ दिया था? क्रेडिट साइड पे बाय ट्रेडिंग अकाउंट दिया था कितना? 17,94,000। ये करेक्ट था क्या? लेकिन नहीं था, इसे करेक्ट कर सकते हैं क्या?
क्या कैसे कर सकते करेक्ट? लेकिन रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं है ना, ऐड करके कैसे आएगा? समझ आ गया ना? रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं है अपने पास, इसे ऐड किया जाता तो पता चलता करेक्ट कितना है, बट रॉ मटेरियल कंज्यूम पता नहीं है। तो चलो वर्किंग नोट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बैलेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। प्रीवियस कितना? 17 लाख, राइट। उसमें क्या क्या करना है? माइनस पूरा करना है। ऊपर के जो आइटम्स है, हाँ ये देखो, डेप्रिसिएशन 1 लाख का पहले, 1 लाख का पहले लिखा ही नहीं था डेप्रिसिएशन, और आप डेबिट साइड पे 1 लाख का लिख देते तो ये बैलेंस क्या हो जाता? बढ़ जाता ना। और डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन ज्यादा होता तो क्या होता? बैलेंस भी ज्यादा आ जाता ना। ठीक है, मतलब ये 1 लाख में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड। टोटल 3 लाख है, बट 1 लाख का अभी तक प्रोवाइड नहीं किया, 2 लाख का तो हमने अकाउंट में देखा ही है। देखो डेबिट साइड पे अगर 2 लाख की जगह पे 3 लाख होता तो बैलेंस क्या हो जाता? बढ़ जाता। तो मैं क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं, करेक्शन कर रहा हूं। ठीक है, आगे बोलो। और क्या है? वेजेस। वेजेस डेबिट साइड पे गलती से 50,000 वेजेस ज्यादा लिखे थे, उससे क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस क्या हो गया? बढ़ गया ना। समझा गया? डेबिट साइड ज्यादा होगी तो डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड कर देना, डेबिट साइड जितनी ज्यादा होगी उतना क्या होगा? बैलेंस बढ़ेगा। तो यहां पे 50,000 अपने ज्यादा लिखे थे, क्या करोगे? एड ए लेस, लेस वेजेस ऑफ रिकॉर्डेड इन, कहां पे? मनु अकाउंट। कितना? आगे बोलो, और क्या करना है? हाँ, उसमें क्या हो गया था? 44,000 क्या हो गए थे? इंक्लूड हो गए थे ना, इंक्लूड हो गए थे, मतलब वो कॉस्ट बढ़ गई थी। ओके, जो बैलेंस है वो बढ़ गया था। ठीक है, तो वो क्या कर देंगे? लेस। कितना? 44 ना। कैसे है 44? 24,000 प्लस 20,000। तो करेक्ट क्या है? 18। तो ये आ गया 18 लाख, ये ट्रांसफर होना चाहिए आफ्टर करेक्शन। तो ये लिख दो 18 लाख बाय ट्रेडिंग अकाउंट। वर्किंग नोट कौन सी है? 4। कितना? 18 लाख। तो अभी आप मुझे बताओ, अभी रॉ मटेरियल कंज्यूम मिल सकता है क्या? एक ही बचा है ना, मतलब क्या करेंगे? ये साइड की टोटल लेंगे, बाकी माइनस कर देंगे, एक ही आइटम बचेगा ना। सुना गया? बाकी सब कुछ है, सिर्फ एक आइटम मिसिंग है। तो आप क्या करोगे? 18 लाख टोटल लोगे। 18 लाख टोटल, दोनों साइड पे लिख दो 18 लाख, उसमें से अपोजिट साइड का माइनस कर दो तो आपको पता चलेगा बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मैं हमेशा
बैलेंसिंग फिगर को स्टार मार्क करता हूं, एग्जाम में नहीं करना है। स्टार मार्क क्यों? क्योंकि जब बाद में जब आप पढ़ोगे तो ध्यान वो स्टार मार्क की तरफ जाता है कि ये इस अकाउंट में से निकल के आया है, ये हमने फाइंड आउट किया। तो ये कितना? 10 लाख। कितना आया? 10 लाख। डन। 10 लाख। अभी रॉ मटेरियल अकाउंट बनाना है। रॉ मटेरियल कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल, सेविंग, फिक्स्ड, क्या करंट अकाउंट? हाँ, कौन सा है? रियल अकाउंट है। तो जब वहां पे ओपनिंग स्टॉक बचा हो या जो गुड्स परचेस किए जाते, क्या करना है उस अकाउंट को? गुड्स परचेस किए जाते, मटेरियल परचेस किया जाता है, क्या करना है उस अकाउंट को? डेबिट करना है। और जब गुड्स जाएंगे तब क्रेडिट करना है। सिंपल बात है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल मतलब एसेट है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां पे आता है? एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां पे आता है? डेबिट साइड पे। बेसिक में पढ़ा है, याद है ना पाथ? डेबिट कहां पे? एसेट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? कितना है? हाँ, 1 लाख। रॉ मटेरियल देखना 1 लाख। क्लोजिंग पता है क्या? नहीं पता? अच्छा, मतलब क्लोजिंग नहीं पता तो क्या करेंगे? परचेस पता है क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम तो दिया है, कितना है रॉ मटेरियल कंज्यूम? हाँ, ये पता नहीं है। परचेस कैसे निकाले? अब परचेस मिल गया तो क्लोजिंग मिल जाएगा। क्रेडिटर्स दिया हुआ है तो उसमें क्या करेंगे? क्रेडिटर्स में क्या क्या बोला गया? बोलो। बैंक बाइज दिया है, बराबर। बैलेंस 6 दिया है। पहले वाला 15 लाख था। अभी तो देखो ना, इसमें जो है ना, इसमें परचेस मिसिंग है। तो क्रेडिटर्स से तो गुड्स परचेस किए होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। देखो सिंपल है, 22 लाख का क्रेडिटर को पेमेंट किया। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी कम होती है तो कहां पे लिखते हैं? डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे 22 लाख दिया, मतलब उनको पेमेंट किया है 22 लाख का। और 6 लाख जो है वो क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब 22 लाख देने के बावजूद भी 6 लाख क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब 28 लाख का टोटल क्रेडिटर्स दिख रहा है। उसमें से ओपनिंग कितना था? 15 ना। मतलब बाकी 13 का क्या हुआ? समझा ना? पेमेंट 22 लाख का करने के बावजूद भी 6 लाख देने बाकी है। मतलब कितना टोटल? 28 लाख का पेमेंट बाकी था, उसमें से 15 लाख ओपनिंग का बाकी था। बाकी 13 लाख कहां से? इस साल का परचेस है। समझा गया ना? बाकी 13 लाख इस साल परचेस किए है। अगर 15 लाख का पेमेंट करने के बावजूद भी, नहीं सॉरी, 22 लाख का पेमेंट करने के बावजूद भी 6 लाख रुपए का पहला बैलेंस बचता है। मतलब 28 लाख टोटल देने बनता है। उसमें से 15 लाख ओपनिंग वाले थे। तो 13 लाख आए कहां से? 13 लाख आए कहां से? परचेस करके 13 लाख आ गए। डन? कोई डाउट है? पक्का? तो यहां पे वन मोर वर्किंग नोट बनाओ बनाओ। जैसा दिया वैसे ही लिख दो। टू बैलेंस तो 28 लाख है ना टोटल, उसमें से 15 लाख ओपनिंग वाला है। तो इस साल कैसे लायबिलिटी बढ़ गई? बाय परचेस। ये क्या है?
बैलेंसिंग फिगर कितना है 13 लाख। कितना है 13 लाख। कितना है 13 लाख। लिखा। डन। अभी बोलो क्या करना है, ये परचेस कहां पे लिखना है, रॉ मटेरियल अकाउंट में। कौन से वर्किंग नोट से कैलकुलेट किया हमने, वर्किंग नोट 5। कितना गया 4। डन। कोई डाउट है क्या, देख लो एक बार। मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग वाला था, बराबर है। मतलब फाइनल अकाउंट तो स्टार्ट हुआ है, ओके। मतलब ये तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का नहीं, तो आप बोलोगे कि ये प्रॉब्लम खत्म हो गए, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाला पार्ट खत्म हो चुका है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग वो और भी बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। अभी हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाला पार्ट देख रहे थे। ज्यादा एडजस्टमेंट्स कहां पे होते हैं, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट जब बनता है तो उसमें एडजस्टमेंट्स आते हैं। अभी तो एडजस्टमेंट्स इतने नहीं, क्योंकि इसमें सिंपली क्या बनाना था, हर बार मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना था। ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो था जिसमें कुछ फिगर्स गलत लिखे थे या कुछ मिसिंग थे, तो हमने उसे करेक्ट कर दिया और मिसिंग फिगर्स निकाल दिए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट समझा है, नॉर्मल है, आसान है, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चैलेंजिंग वाली बात है। सिर्फ लास्ट वाले प्रॉब्लम जो है उसमें कुछ करेक्शंस बताए थे, ठीक है। तो वो करेक्शन कैसे किए वो एक बार देख लेना अच्छे से, राइट, ठीक है। अभी भी अपने पास 15 मिनट है, 4:15 बजने को 15 मिनट है ना, नहीं क्या? चलो 11-12 कॉमर्स स्टूडेंट्स बता देना। हाँ, क्या होता है? टू अप्रोचेस ऑफ बैलेंस शीट, टू अप्रोचेस ऑफ बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट टैली होता है, एक बैलेंस शीट टैली करना पड़ता है। एक साइड कम हो गई तो दूसरे साइड का वहां पे टोटल लिख देते हैं वहां पे। तो ये टू अप्रोचेस है। ऐसा किया कि नहीं कभी 12 में? हाँ, कैसे आवाज आ गई? यहाँ पे 50,500 आया और यहाँ पे टोटल एसेट साइड की 50,000 आ गई, तो हमने 500 पे कहीं भी तो बढ़ा दिए और 50,500 लिख दिया, ठीक है। या यहाँ के 500 कम कर दिए, बढ़ाए होंगे ना, जो साइड पे कम पड़ रहे वहां पे बढ़ा दो और टैली कर दो, ऐसे ही क्या होगा, ठीक है। तो दो अप्रोच होता है कि खुद से टैली होता है और दूसरा टैली जबरदस्ती करना पड़ता है। ये दो अप्रोच होते हैं सर, आपको पता नहीं? हाँ बोलो, नहीं। एक होता है, ध्यान दो, एक होता है परमानेंसी अप्रोच, दूसरा होता है लिक्विडिटी अप्रोच। परमानेंसी अप्रोच एंड लिक्विडिटी अप्रोच आपने जो 11-12 में फॉलो किया था, दैट वाज परमानेंसी अप्रोच, जहां पे आप परमानेंट टाइप के एसेट एंड परमानेंट टाइप के लायबिलिटीज ऊपर लिखते थे और नीचे जो है, ओके, वो लिक्विड एसेट्स लिखते थे, मतलब कैश, बैंक हो गया, बराबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप किससे लिखोगे, लैंड। एसेट साइड पे सबसे पहले क्या, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्या लिखोगे, लैंड। लैंड के बाद में क्या लिखते हो, मशीनरी। बाद में क्या लिखते हो, व्हीकल।
ओके, और बाद में क्या, थोड़े थोड़े, मतलब आपको समझ में आया सीक्वेंस कैसे बढ़ रहा है, परमानेंट टू लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब मोस्ट लिक्विड एसेट सबसे लास्ट में आएंगे। बाद में क्या आएगा, मान लो इन्वेंट्री आएगा, बराबर, इन्वेंट्री बेचने के लिए टाइम लगता है, डेटर्स ऑलरेडी बेचा गया है, उनसे पैसे आने बाकी, डेटर्स है। उसके बाद में क्या आएगा, बैंक, उसके बाद में आएगा कैश। तो हमने परमानेंसी टू लिक्विडिटी फॉलो किया, ये होता है परमानेंसी अप्रोच। और लायबिलिटी साइड पे हमने क्या किया था, कैपिटल, कैपिटल और प्रॉफिट सभी वहां पे। बाद में क्या, बैंक लोन। कैपिटल सबसे परमानेंट होता है ना, ओनर सबसे लेट पैसे लेके जाएगा या सबसे लास्ट में पैसे लेके जाएगा। उसके बाद में क्या आता है, बैंक लोन। बाद में क्या आता है, क्रेडिटर्स। ओके, बाद में क्या आएगा, बिल्स पेएबल। बाद में मे बी बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर, तो इस तरह से वहां पे आ जाएगा। करेक्ट है, ये सिर्फ याद रखना, परमानेंसी अप्रोच से इस तरह से आपने आज तक फॉलो किया था। लिक्विडिटी अप्रोच में क्या होता है, एग्जैक्टली रिवर्स, मतलब पहले क्या आता है, कैश, बाद में क्या आता है, बैंक। ओके, वो एग्जैक्टली उल्टा पैटर्न फॉलो किया जाएगा। अभी आप मुझे बताओ, क्या आपने ये अप्रोच दोनों में से कोई भी फॉलो किया तो अमाउंट में कोई चेंज आता है, नहीं, सिर्फ सीक्वेंस चेंज होता है, सिर्फ सीक्वेंस चेंज होता है। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। बाद में फॉर्मेट्स पता है बैलेंस शीट के, हाँ बोलो, फॉर्मेट्स, फॉर्मेट नहीं बोला मैंने, फॉर्मेट्स, हाँ बोलो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के लिए हॉरिजॉन्टल फॉलो करते हो, हॉरिजॉन्टल जिसमें एक साइड पे लायबिलिटी, उसी के अपोजिट साइड पे एसेट, लायबिलिटी एसेट, इस तरह से वहां पे रहेगा। क्लियर, लायबिलिटी और एसेट। और वर्टिकल में वहां पे ऊपर लायबिलिटी और नीचे एसेट। वर्टिकल फॉर्मेट फॉलो किया जाता है कंपनीज के लिए, मेनली कंपनीज के लिए कौन सा फॉर्मेट होता है, वर्टिकल, बराबर। ऊपर लायबिलिटी आएगी, मतलब वहां पे लॉजिक क्या लिया जा रहा है, पहले पैसे आए और बाद में आपने उसे कहीं पे इन्वेस्ट किया, एसेट्स आ गई, तो लायबिलिटी ऊपर और एसेट नीचे। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो फॉर्मेट होते हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो है वो किसके लिए यूज होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड फर्म, पार्टनरशिप फर्म। कंपनी के लिए कौन सा यूज होता है, वर्टिकल, जो कहां पे दिया है, शेड्यूल 3 में, पता है कि कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 में वो उसके फॉर्मेट दिए गए, वर्टिकल फॉर्मेट दिया गया। मतलब पार्ट 1 उसका जो है उसमें बैलेंस शीट मिलेगा, सेकंड पार्ट में क्या मिलेगा, पी एंड अकाउंट का फॉर्मेट मिलेगा, लेकिन वर्टिकल फॉर्मेट वहां पे रहता है। क्लियर, तो अभी जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में क्या होता है, लेफ्ट साइड पे क्या, अरे डेबिट क्या लिख रहा हूं, हाँ, लायबिलिटी रुपीज, बैलेंस शीट में एसेट्स रुपीज। लेफ्ट साइड लॉजिकली सोचो, ऊपर पी एंड अकाउंट में लेफ्ट साइड कौन सी थी, एक्सपेंसेस, और नीचे लेफ्ट साइड कौन सी है, लायबिलिटी। तभी मैं सोचूं कि शादी में लड़की लेफ्ट साइड पे क्यों होती है, तभी मेरा अकाउंट अच्छा नहीं था। ओके, नहीं तो मुझे उसी वक्त समझ में आ जाता, मैं भाग जाता वहां से। ठीक है, तो जाने दो, क्या कर, हाँ, तो मैम मुझे डराते मत जाओ, मैं डरता नहीं किसी से। हाँ 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 हाँ, चलो, ऐसा बाहर मत बोलना। हाँ हाँ, ठीक है, तो हाँ, क्या हो गए, चिढ़ गए, हाँ ये ठीक है, चलेगा। आप राइट साइड पे बैठ जाना, मैं कहां पे कुछ बोल रहा हूँ। हाँ, उसमें बुरा मानने वाली बात क्या है, राइट साइड पे बैठ जाना आप जो सभी लोग, हाँ चलेगा। हाँ, तो लायबिलिटी लेफ्ट साइड और वहां पे ऊपर था एक्सपेंसेस लेफ्ट साइड, बराबर। क्या आप लॉजिक मत लगाओ, वहां पे कुछ और नहीं मिलेगा लॉजिक। हाँ, जिसे हाँ, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड में क्यों बैठते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हर्ट होता है। हाँ, बहुत हर्ट होता है, हाँ बहुत हर्ट होता है। ठीक है, चलो समझाइए, दो अप्रोचेस है, वन इज
परमानेंसी एंड लिक्विडिटी। ओके, ये हम वहां पे हमने पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? फॉर्मेट्स। अरे इतना क्या गुस्सा हो जाए, मतलब आ जाके रोहन सर मुर्दाबाद, रोहन सर मुर्दाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। हाँ, तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूं, आप लोगों को कहां पे कुछ बोल रहा हूं, ठीक है? मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूं। हाँ तुम लड़ो, हम कपड़े संभालते हैं। हाँ, क्या कपड़े संभालोगे? लड़ना तुम्हें ही है। ओके, तो कोई डाउट है? ये दो अप्रोच याद आएगा। एक तो फॉर्मेट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल किसमें होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप और फर्म। कंपनी में स्ट्रिक्टली क्या वर्टिकल फॉर्मेट आता है। ये लॉ ने जो रिकमेंड किया है, लॉ ने जो बोला है, वही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। और दूसरा परमानेंसी जो हम फॉलो करने वाले, रेगुलरली फॉलो करते हैं, और उसके अपोजिट लिक्विडिटी अप्रोच भी होता है, जो अप्रोच तो है बट हम फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर? 11-12 में आपने कौन सा अप्रोच फॉलो किया है? परमानेंसी, और उसी से ही आगे बढ़ेंगे। और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अभी हम क्या, कौन सा फॉर्मेट फॉलो करने वाले? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल वाला फॉलो करेंगे। ठीक है? क्या हो गया श्रुति? हाँ, आगे मुझे लगा वो सुन के ऐसा नाराज हो गई, ऐसे ऐसे देख रही, कोई एक्सप्रेशन नहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं कल।